Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new chapter of physical chemistry, that is की polymer chemistry. क्या चीज? Polymer chemistry. तो आप बोलोगे polymer chemistry physical chemistry में? जी हाँ, सही सुन रहे हो. हम लोग को physical chemistry में पढ़ना है polymer chemistry. आप बोलोगे कि ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे 11th-12th में और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों का पॉलीमर केमिस्ट्री में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है आपको बताते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ना है वहां पे आपको ज्यादातर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ना है, रिएक्शंस अप्रोच पढ़ना है. और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ना है वो आपको मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ना है, मींस न्यूमेरिकल अप्रोच से पढ़ना है. यहाँ पे भी पढ़ना है. तो यहाँ से CSIR नेट गेट में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा 4 मार्क्स का, ज्यादा भी पूछा जा सकता है. और आपको सबसे अच्छा बात बता दें कि ये चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है, आपका एक लिमिटेड सिलेबस है, उतना ही से क्वेश्चंस पूछा जाएगा. तो ये चैप्टर से स्कोर करना बहुत आसान है. तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, पॉलीमर केमिस्ट्री हेडिंग लगाइए और ध्यान से आप लोग को क्या करना है, बस पढ़ाई करना है, एक बार रिविजन करना है. इसमें ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत भी नहीं है. पॉलीमर केमिस्ट्री जब आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे होंगे तो आपके क्लास टीचर जरूर बोले होंगे कि इसमें बहुत मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है. इसी के चलते यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ लिखा लिखाया मिलेगा, बस आपको समझना है और जो चीज बोले कि नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पॉलीमर्स होता क्या है, साथ ही साथ देखेंगे हम लोग की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और लास्ट हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स. तो ये 3 बातों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि पॉलीमर्स होता क्या है. आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पॉलीमर्स का एक और नाम होता है दैट इज की मैक्रोमोलिक्यूल्स. क्या चीज? मैक्रोमोलिक्यूल्स. पॉलीमर्स बोलिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलिए, बात बरोबर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब पॉलीमर्स होता क्या है. पॉलीमर्स देखिए आपका एक कंपाउंड होता है जिसका की मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है. फिर से सुनिए, पॉलीमर्स जो है आपका ऐसा कंपाउंड है जिसका की मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईली मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है ये. अब हाईली मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड बोलने का मतलब क्या, कितना हाईली मॉलिक्यूलर मास. तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 5000 से लेकर के मिलियंस तक हो सकता है. कहां से कहां सकता है, कहां से कहां तक, 5000 से लेकर के मिलियंस तक हो सकता है. अब हम लोग बात करते हैं कि जो पॉलीमर्स है वो बनता कैसे है, किस चीज से पॉलीमर्स बनता है. तो आपको हम बस थोड़ा सा पीछे वाला याद पढ़ा रहे हैं. कौन सा पीछे वाला, जो आप लोग 11th-12th में या तो फिर ग्रेजुएशन से पढ़े हो पॉलीमर्स को, वो वाला बातें थोड़ा सा बस आपको याद पढ़ा रहे हैं. प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को जानते हो, प्रोटीन्स क्या होता है, पॉलीमर्स होता है. तो प्रोटीन्स जो पॉलीमर्स होता है वो किससे बनता है, मोनोमर्स से बनता है. अब प्रोटीन्स में जो मोनोमर्स यूज होगा बनाने के लिए वो कौन सा मोनोमर्स यूज होता है, एमिनो एसिड्स. यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर्स है, और ये किससे बनता है, मोनोमर्स से. और मोनोमर्स क्या है, एमिनो एसिड्स. मींस एमिनो एसिड्स आपका मोनोमर्स है और बहुत सारा एमिनो एसिड्स मिलकर के आपका बनाता है पॉलीमर्स. ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मोनोमेरिक यूनिट्स, बहुत सारा मोनोमेरिक यूनिट्स मिलकर के क्या बनाता है, पॉलीमर्स बनाता है. इसका एग्जांपल में दिया हुआ है प्रोटीन्स. ठीक, प्रोटीन्स किससे बनता है, एमिनो एसिड से, और बहुत सारा एमिनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन्स. तो एमिनो एसिड्स क्या है यहाँ पे, मोनोमर्स. इसी को हम लोग रिपीट यूनिट्स भी बोलते हैं. रिपीट यूनिट क्यों बोलते हैं अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर जो पॉलीमर्स बनता है वो कैसे कनेक्टेड होता है. तो मोनोमेरिक यूनिट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. किससे इंटरकनेक्ट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से. अब इसका हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं. पहले आप रिपीट यूनिट को समझिए. यहाँ जो रिपीट यूनिट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है. जैसे आपके पास अगर हम बात करें कि ये एक पॉलीमर्स है, ठीक है, ये एक पॉलीमर्स है. तो ये पॉलीमर्स है तो इसमें मोनोमर्स क्या है, ये आपका मोनोमर्स है. मींस यही आपका रिपीट यूनिट भी है. रिपीट यूनिट यहाँ पे क्या है, ए है. अगर हम बात करें कि आपके पास पॉलीमर्स कुछ ऐसा है, ए बी कुछ ऐसा, तो यहां पे रिपीट यूनिट क्या है, यहां पे आपका रिपीट यूनिट ए बी है. क्या है, ए बी है. यहां पे क्या था, ए था, यहां पे क्या है, ए बी है. तो ये हुआ आपका रिपीट यूनिट का मतलब. अब यहाँ पे ये जो मोनोमर्स यूनिट्स आपस में जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से. जो लास्ट वाला हम लोग बात किए उसका मतलब ये है कि जो मोनोमर्स यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है वो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है. तो यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे हम 3 ही चीज बात किए कि पॉलीमर्स होता क्या है,
पॉलीमर्स बनता कैसे है, और पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स होता है वो आपस में किस बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से। ये 3 बातें आपको याद रखना है और साथ ही साथ जितना भी एग्जांपल्स पता है वो याद रखना है। ये सब बस चैप्टर को फिल करने के लिए है, सीधा सीधा ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कंपटीशन एग्जाम में। तो बस ये सब बेसिक बातें हैं जो आपका पीछे का पढ़ा हुआ है, बस हम उसको आपको याद दिला दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको कि हम लोग कैपिटल पी से दिखाते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग डीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीपी। तो आप लोग कितना डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको डीपी लिख सकते हो। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या है, डीपी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कंटेंट इन अ पॉलीमर्स। किसी भी पॉलीमर्स में कितना नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी पॉलीमर्स में कितना नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं डीपी। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको बोल दें कि डीपी इज इक्वल्स टू 5, क्या बोल दें, डीपी इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या समझना है कि पॉलीमर्स में कितना मोनोमर्स यूनिट्स है, 5 मोनोमर्स यूनिट्स है। ठीक है, डेफिनेशंस के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं कि डीपी का फॉर्मूला क्या होता है। डीपी का फॉर्मूला, डीपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका ये कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। अब यहां पे देखिए पी क्या है, यहां पे जो पी है वो है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है। ये क्या है, मोलर मास, किसका, पॉलीमर का। और स्मॉल एम क्या है, ये भी आपका मोलर मास है, किसका, मोनोमर का। तो यहां से तीनों वर्ड समझ में आ गया। ये है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये है आपका मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स, और ये है आपका मोलर मास ऑफ मोनोमर्स। अब यहां से आपको एक दो हम बस क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से वो आपको थिंकिंग के लिए बता रहे हैं। जैसे आप देखिए क्वेश्चंस क्या बन सकता है। अगर हम आपको एक पॉलीमर्स दे दिए, ये आपको हम लोग एक पॉलीमर्स दे दिए, ठीक है, ये आपके पास एक पॉलीमर्स है। अगर हम बोल दिए कि इस पॉलीमर्स का मोलर मास गिवन है, दैट इज की 50 है। ठीक है, और यहां पे ये जो एक मोनोमर है, मोनोमर कौन, ए, इसका मोलर मास गिवन है कि 10 है। ये क्या है, इसका मोलर मास है। और पूछे कि पी जो है वो कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, सीधा फॉर्मूला पुट करोगे। P इज इक्वल्स टू क्या करोगे, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। कैपिटल एम दिया हुआ है 50, स्मॉल एम दिया हुआ है 10, तो P इज इक्वल्स टू आप लोग बोल दोगे कि कितना होगा, 5 होगा। यहां से ये निकाल दिए। अब अगर हम क्वेश्चन यहां से एक तरीका से और पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन यहां से और तरीका से पूछा जा सकता है। जैसे बोल दे कि पॉलीमर्स का मोलर मास है 100, ठीक है, पॉलीमर्स का मोलर मास है 100, और नंबर ऑफ मोनोमर्स इसमें दे दे, क्या दे दे, नंबर ऑफ मोनोमर्स दे दे, कितना, मान लो 10 दे दिया। और यहां से आपसे पूछ दे कि मोनोमर्स का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ मोनोमर्स इक्वल्स टू व्हाट, कितना, एक मोनोमर्स का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ 1 मोनोमर्स लिख लो, या तो फिर ऐसे लिख लो, हाँ लिख लो, मोलर मास ऑफ 1 मोनोमर्स। क्या है यहां से गिवन, पॉलीमर्स का मोलर मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोनोमर्स दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि मोलर मास आपको पता करना है एक मोनोमर का कितना होगा। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर में बता दे रहे हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, P इज इक्वल्स टू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। यहां पे देखिए आपके पास P का वैल्यू पता चल जाएगा। P क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि पॉलीमर्स में कितना नंबर ऑफ मोनोमर्स है, तो जितना नंबर ऑफ मोनोमर्स है वो तो गिवन है यहाँ पे, तो यही है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है 10, और कैपिटल M दिया हुआ है, मींस पॉलीमर का मोलर मास दिया हुआ है 100। हमको पता करना है मोलर मास ऑफ क्या, मोनोमर्स, मींस एक मोनोमर्स का मोलर मास हमको पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, m बाई एम इक्वल्स टू 100 बाई 10, सो आपका आ जाएगा 10। तो आपको यहां से क्या पता चला कि एक मोनोमर्स का मोलर मास 10 है,
ठीक है, तो ये दो तरीका से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जा सकता है। हालांकि इतना एजुकेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या पता एक दो मार्क्स में पूछ दे कभी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। किस चीज पे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्या चीज? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं क्लासिफिकेशन को समझना कैसे है। जैसे देखिए, एज पर अगर हम एग्जांपल बात करें कि आपके पास एक पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स क्या है? मान लो कि पॉलीमर्स कुछ है आपका ऐसा, यह है आपका पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये क्या है? आपका पॉलीमर्स है। यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पे एक ही टाइप का मोनोमर्स यूज हुआ है। ये क्या है आपका? ये सब मोनोमर्स है। क्या है? मोनोमर्स है। तो एक ही टाइप का मोनोमर्स यूज हुआ है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि अगर आपका मोनोमर्स ये रहे, ए बी रहे, ठीक, ये ए बी रहे, ए बी रहे, बहुत सारा ए बी मोनोमर्स रहे, और इससे अगर हमको पॉलीमर्स बनाना है तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा वो देखिए। ये जो है आपका पॉलीमर्स दो टाइप से बना सकता है। फर्स्ट आपका बना सकता है कुछ ऐसे, मींस ये ए बी जो है ऐसे जुड़ेगा, ए बी, फिर ये ए बी, फिर ये ए बी जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ेगा। और एक और तरीका हो सकता है कि ये ऐसे जुड़े, ये ए बी, फिर आपका बी ए आ जाए, फिर आपका बी ए आ जाए, ऐसे करके जुड़ेगा। तो यहां से आपका टू पॉसिबिलिटी है। क्या है? टू पॉसिबिलिटी है। और इसी के आधार पे हम लोग पॉलीमर्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। हम क्या बोले एक बार फर्दर सुनिए। ये आपका एक पॉलीमर्स है, यहाँ पे एक ही टाइप का मोनोमर्स यूज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टाइप का मोनोमर्स मिलके ऐसा ही कुछ पॉलीमर्स बनाएगा, ठीक। लेकिन अगर मोनोमर्स आपका कुछ इस टाइप से यूज हो रहा है, मींस बहुत सारा मोनोमर्स आपका कुछ ऐसा है, तो यहां से आपका टेंशन बढ़ जाएगा। मींस यहां से पॉलीमर्स जो है दो टाइप से बन सकता है। दो टाइप से कैसे बन सकता है? एक ये सिंपली ये कि ए बी ए बी ए बी जुड़ेगा, और दूसरा क्या बन सकता है कि ए बी के साथ फिर बी ए जुड़ेगा, फिर बी ए जुड़ेगा, ऐसा बन सकता है। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और इसको बोलते हैं टेल। या तो फिर अगर आपका मन करे तो इसको बोल दीजिए आप लोग अल्फा, और इसको बोल दीजिए आप लोग बीटा, ठीक। तो यहां से आपका दो प्रकार से पॉलीमर्स बन सकता है। कैसे? वो देखिए। ये बात तो समझ में आ गया कि इसको हम लोग बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे टेल, इसको या तो फिर इसको अल्फा बीटा कुछ भी बोलो। आप इसको भी हेड बोल सकते हो, इसको भी टेल बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम हेड टेल सीधा बोलने में अच्छा लगता है, तो सबसे जो पहले फर्स्ट आ रहा है उसको हेड बोल रहे हैं, बाद वाले को टेल बोल रहे हैं, या पहले हेड जो आ रहा है उसको बोल रहे हैं अल्फा, बाद वाले को बोल रहे हैं बीटा। तो यहां से हम दो तरह से जो है क्या कर सकते हैं? पॉलीमर्स बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका हेड टू हेड, और क्या है? टेल टू टेल। हेड को हम लोग क्या बोले हैं? अल्फा, मींस अल्फा टू अल्फा, या तो फिर टेल को क्या बोले हैं? बीटा, तो बीटा टू बीटा। अब देखिए, हम ए बी की जगह पे कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलीइथाइलिन का। पॉलीइथाइलिन का ये क्या है आपका? एक पॉलीमर्स है। क्या है? पॉलीमर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको लोग दिखाते कैसे हैं? वो दिखाते हैं कुछ ऐसे, NCH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लगता है R। ये आपका पॉलीइथाइलिन। अब इसमें जो मोनोमर्स यूज होता है वो होता है आपका इथाइलिन। तो इसको आप लोग मान लीजिए कि ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, मींस ये है आपका हेड और ये है आपका टेल। तो हम लोग क्या कैसे इससे पॉलीमर बना सकते हैं? या तो हेड टू हेड या तो टेल टू टेल, ठीक है। तो हम लोग को पॉलीइथाइलिन बनाने के लिए बहुत सारा मोनोमर यूनिट लेना होगा, और यहाँ पे मोनोमर यूनिट क्या होगा? इथाइलिन। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार कैसे अरेंजमेंट करेंगे? हेड टू हेड या तो फिर टेल टू टेल। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये अल्फा ये बीटा, मींस ये हेड और ये टेल। तो देखिए हम लोग बनाते हैं क्या? पॉलीमर्स। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं CH2 CHR।
ये है आपका अल्फा पोजीशन, ये है आपका बीटा पोजीशन। तो हमको किससे कैसे अरेंजमेंट करना है, हेड टू हेड या तो फिर टेल टू टेल। तो ये बीटा है तो बीटा से क्या जुड़ेगा, बीटा ही जुड़ेगा, बीटा से अल्फा नहीं जुड़ सकता है। बीटा टू हमको बीटा जुड़ना है या तो फिर अल्फा टू अल्फा जुड़ना है। तो अनदर पॉलीमर्स यूनिट्स, सॉरी हम लोग मोनोमर्स यूनिट्स लाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे CH CH2, ये आपका हुआ यहाँ पे बीटा, ये आपका हुआ यहाँ पे अल्फा। अब ये अल्फा है तो अल्फा से हम लोग बीटा नहीं जोड़ सकते हैं, अल्फा टू अल्फा हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CHR, ये बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ये एक प्रकार का आपका यहाँ से पॉलीमर्स बन गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सेकेंड आपका होगा हेड टू टेल। सेकेंड क्या होगा, हेड टू टेल, मींस एक हेड को दूसरे टेल से ऐड करना है। तो हेड टू टेल, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहां से कैसे बनेगा, CH2 CHR, ये अल्फा ये बीटा, मींस ये हेड और ये टेल। अब ये टेल हो गया तो हमको फिर से क्या लाना होगा, हेड लाना होगा, मींस यहाँ पे CH2 CHR, ये अल्फा ये बीटा, फिर से हमको क्या लाना होगा अल्फा, यहाँ पे CH2 होगा। तो ये भी आपका एक जाके क्या हो गया, पॉलीमर्स हो गया। अब हम यहाँ पे अलग कलर से आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका जो हम सर्कल कर रहे हैं, ये वाला जो सर्कल कर रहे हैं उसको थोड़ा आप दो ध्यान से देखिएगा। जो सर्कल कर रहे हैं वो वाले कार्बन को देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं, रुकिए एक मिनट, बस आप लोग भी इसको ऐसे ही सर्कल कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको याद रहेगा। जितना भी हम सर्कल किए हैं दोनों पॉलीमर्स में, मींस सर्कल वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन, सारा का सारा जो है आपका वो है आपका कायरल कार्बन। कैसा कार्बन है ये, सब का सब कैसा है, कायरल कार्बन है, ठीक है। इसी को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो एसिमेट्रिक साइकिल, एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसको हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं, आपको मालूम है। और हम इसको कायरल कार्बन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन को ऐसे देखिए कि इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है। ऊपर में हाइड्रोजन लगा है, नीचे में R ग्रुप लगा है, इधर आपका CH2 लगा है और इधर ये जो बल्कि बड़ा वाला ग्रुप है वो लगा है। तो चारों का चारों इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगा है, इसी के चलते इसको हम लोग बोल रहे हैं कायरल कार्बन। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जितना भी हम लोग ये सर्कल किए हैं, हर एक का कार्बन जो है आपका कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, या एसिमेट्रिक बोल सकते हो, ठीक है, एसिमेट्रिक बोल सकते हो। तीनों में से आपको जो बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग एक बात बता रहे हैं कि यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग 12th में BSc में अच्छे से पढ़ाई किए हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को देख के यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका D and L कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है। कैसा, यहाँ पे D and L कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, मींस ये दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। और यही D और L कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे हम लोग पॉलीमर्स को अभी 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो यहां तक आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग D and L के कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पे पॉलीमर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग देखेंगे। मिटा दे, 1 2 मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशंस किसके आधार पे, D and L कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पे। तो आपको हम उससे पहले एक बात बता दें कि जो आपका चेन होता है, अभी हम लोग पीछे कैसे देखे थे चेन, आपका पीछे हम लोग देखे थे चेन कि कुछ चेन ऐसा होता है, CH2 CHR CH2 CHR, कुछ इस प्रकार से हम लोग चेन देखे थे पीछे। तो एक्चुअल में चेन आपका ऐसा नहीं होता है, मींस स्ट्रेट चेन में आपका चेन नहीं होता है। तो चेन कैसा होता है, एक्चुअल में आपका चेन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये है आपका CH2, ये वाला, यहाँ पे है ये कार्बन और इसके ऊपर एक आपका R है और एक आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ये वाला R और ये हाइड्रोजन।
और उसके बाद ये जो सारा है ये आपका आगे का जो पोर्शन है बल्कि वाला वो है, क्योंकि ये पॉलीमर्स है, ये आगे तक बढ़ते जाएगा। तो चेन आपका एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन में नहीं होता है, इसी के लिए बोला गया है कि नॉट इन स्ट्रेट चेन। और इसी के आधार पे हम लोग पॉलीमर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं। वो कौन कौन सा टाइप्स है? सबसे फर्स्ट है आपका आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स, सेकेंड है आपका सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स, थर्ड है आपका एटेक्टिक पॉलीमर्स। एटेक्टिक पॉलीमर्स को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज की हेटेरोपॉलीमर्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑल द एसिमेट्रिक कार्बन हैव सेम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज? जितना भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसका सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो डी भी हो सकता है, वो एल भी हो सकता है, लेकिन सारा एसिमेट्रिक कार्बन का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब एसिमेट्रिक कार्बन इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे? ये देखिए आपका है CH2, ये जो है आपका वो CH2 है, और ये जो है आपका वो कार्बन कैसा कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन। क्यों? इसी को हम लोग बोलते थे कायरल कार्बन या तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें एक 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है, एक R ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक यहाँ पे CH2 लगा है, और ये बाकी इधर बल्कि वाला एक ग्रुप लगा है। तो ये कैसा हुआ? एसिमेट्रिक कार्बन। इसको भी देखें तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको भी देखें तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। तो जितना भी एसिमेट्रिक कार्बन है उसका सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो डी कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, एल कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। तो वैसे पॉलीमर्स को हम लोग बोलेंगे आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉलीमर्स, दैट इज की सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स हैव अल्टरनेट डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपके पास पॉलीमर्स दिख रहा है। ये डेफिनेशंस का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले वो समझिए कि ऐसा पॉलीमर्स जिसमें कि जितना आपका एसिमेट्रिक क्या होगा, कार्बन होगा, उसमें या तो अल्टरनेट डी कॉन्फ़िगरेशन होगा या तो अल्टरनेट एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। मींस यहां पे आपका ये देखिए R यहां पे लगा हुआ है इस एसिमेट्रिक कार्बन पे, यहां पे लगा है R, फिर यहां पे लगा है R, तो ये और ये मींस अल्टरनेट वाला सेम होगा। यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस कार्बन का अल्टरनेट वाले के साथ सेम होगा, मींस अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। इस कार्बन वाला एक को छोड़ करके जो बाद वाला कार्बन होगा एसिमेट्रिक कार्बन, उसका कॉन्फ़िगरेशन से इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब वो कॉन्फ़िगरेशन डी भी हो सकता है, वो कॉन्फ़िगरेशन एल भी हो सकता है, इसके साथ इसका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एटेक्टिक पॉलीमर्स, जिसको कि हम लोग हेटेरोपॉलीमर्स भी बोलते हैं। इसका क्या डेफिनेशन है? ऑल एसिमेट्रिक कार्बन्स हैव रैंडम कॉन्फ़िगरेशंस। अब रैंडम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकता है जितना भी एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें। तो ये आपका पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स में आपका एक ये एसिमेट्रिक है, एक ये एसिमेट्रिक है, एक ये एसिमेट्रिक है, और बड़ा पॉलीमर्स होता तो एसिमेट्रिक कार्बन का संख्या बढ़ जाता। तो यहाँ पे आप किसी में डी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, किसी में एल कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 लगातार हम लोग दे दिए एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, फिर चेंज कर दिए, या तो फिर 3 को दे देंगे, एक को चेंज कर देंगे, या तो फिर यहाँ ये अलग, यहाँ सेम, यहाँ वाला अलग। मींस आप डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अलग अलग एसिमेट्रिक कार्बन में। इसमें रेंडमली आप फ्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई नियम से नहीं चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, वो देखिएगा। सबसे फर्स्ट दैट इज की आइसोटेक्टिक, और सेकेंड दैट इज की सिंडियोटेक्टिक। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, हम 1 और 2 करके लिख रहे हैं। 1 and 2 आर कॉल्ड स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। क्या चीज? स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। जो आपका आइसोटेक्टिक पॉलीमर और सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं कि आइसोटेक्टिक पॉलीमर एंड सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स। हम लिख देते हैं इसको, और करके कैसे लिख सकते हो? आइसोटेक्टिक पॉलीमर नहीं एंड सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर। स्पेलिंग देख लेना एक बार, हो सकता है गलत हो जाए।
polymers are collectively called स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। ठीक है, तो अब एक बात हम आपको और बता रहे हैं। बहुत पहले जब सारा कुछ डिस्कवर हो रहा था तो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स को बनाने के लिए भी एक कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट पड़ा था। जब सारा कुछ डिस्कवर हो रहा था तो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स को ही बनाना पड़ा होगा, और इसको बनाने के लिए जो है आपको कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट हुआ था। मींस स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करने के लिए कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट पड़ा था, और जो कैटलिस्ट था उस कैटलिस्ट का नाम था जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या नाम था? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। कहां पे लिखे यहां साइड में करके लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे में यहां पे क्या बोले हम? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये क्या है? कैटलिस्ट टू सिंथेसाइज स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। ठीक है, इसको बनाने के लिए ये एक्चुअल में होता क्या है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो ये जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है वो एक्चुअल में आपका होता है TiCl4 प्लस Al Et का होल थ्राइस। इसको आप लोग कहते हो TiCl4 प्लस Al C2H5 होता है एक्चुअल में का होल थ्राइस है ना जी। तो ये है आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं? स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करने के लिए। तो आज की क्लास में इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे बात, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कीजिए और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। इस चैप्टर में बहुत मेहनत नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।